Welcome students in Khushender sir classes. Students, today we will read the chapter The Address, written by Marga Minko. Students, I have taken this chapter from the snapshot of class 11th. Let us read the chapter, students. But before reading the chapter line to line, let us read about the description of the chapter. Students, this short story is a poignant account of a daughter. ये एक छोटी कहानी है और एक बेटी के बारे में मार्मिक लेखा जोखा है. Who goes in search of her mother's belonging after the war in Holland? जो खोज करने जाती है अपनी माँ से संबंधित चीज़ों को आफ्टर द वॉर, युद्ध के बाद जो हॉलैंड के अंदर हुआ था. When she finds them, और जब उसे ये चीज़ें मिलती हैं या जब वह उन चीज़ों को पाती है तो द ऑब्जेक्ट्स इवोक मेमोरीज, तो ये सभी वस्तुएं उसकी याददाश्त को तरोताज़ा कर देती हैं ऑफ हर अर्लियर्स लाइफ, जो यानी कि उसके प्रारंभिक जीवन की जो याददाश्त थी उनको वो तरोताज़ा कर देती हैं ये वस्तुएं. हाउएवर, किंतु सी डिसाइड्स टू लीव देम, किंतु फिर भी वो निश्चय करती है कि वो उन सभी चीज़ों को छोड़ देगी. ऑल बिहाइंड, यानी कि सारी कुछ वस्तुएं वो सभी पीछे छोड़ देगी. एंड रिजॉल्व टू मूव ऑन, और वो आगे बढ़ेगी. यहाँ पर स्टूडेंट्स कहने का अर्थ राइटर का यही है कि अगर वो पुरानी चीज़ों को, अतीत को लेकर के बैठी रहेगी, उनको याद करती रहेगी, तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगी. यानी कि आगे आने वाली बातों को वो अपने ध्यान में नहीं रख पाएगी और अपना अग्रसर नहीं हो पाएगी, क्योंकि पुरानी चीज़ें उसको याद दिलाती रहेंगी उसके जीवन से जुड़ी हुई जो बातें हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि यहाँ जो नरेटर है वो मिसिज एस की डॉटर है. इट मीन्स हेयर देयर इज़ अ नरेटर हुज मदर इज़ मिसिज एस. इज़ इट क्लियर कि मिसिज एस की बेटी है जो यहाँ नरेटर है, और मिसिज एस की एक फ्रेंड है जिसका नाम डॉर्लिंग है, मिसिज डॉर्लिंग. तो मिसिज डॉर्लिंग के यहाँ जो है उसकी मदर की कुछ स्टोर्ड स्टफ थिंग्स हैं, यानी कि कुछ संग्रहित की गई चीज़ें हैं, वो मिसिज डॉर्लिंग के घर पर हैं और जिन्हें सर्च करने जाती है मिसिज एस की बेटी, यानी कि जो नरेटर है. तो लेट अस रीड द चैप्टर लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन. डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क, मैंने पूछा है, यानी कि नरेटर ने पूछा क्या तुम मुझे जानती हो. अब ये स्टूडेंट किसने पूछा? ये मिसिज डॉर्लिंग से मिसिज एस की बेटी ने पूछा कि क्या तुम मुझे जानती हो. द वुमेन लुक्ड एट मी सर्चिंगली. अब औरत ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे कि वो मुझे सर्च कर रही है या पहचानने की कोशिश कर रही है. सी हैड ओपन द डोर अ चिंक. उसने अभी दरवाज़ा एक थोड़ा दरार की बराबर खोला. जितना एक दरार होती है, दरार से हम जितना देख सकते हैं उतना ही उसने दरवाजे को हल्का सा खोला. आई केम क्लोज़र, और मैं पास आई. एंड स्टूड ऑन द स्टेप, और मैं सीढ़ियों पर खड़ी हो गई. यानी कि जो कौन पास आई? जो मिसिज एस की बेटी है, यानी कि जो नरेटर है वो अब खिड़की उसके डोर के जो सीढ़ियाँ होती हैं, जैसे मेन डोर होता है उसके आगे हम सीढ़ियाँ बना के रखते हैं, उस पर आकर के वो खड़ी हो गई. यहाँ स्टूडेंट मैं आपको क्लियर कर दूँ कि मिसिज एस की जो बेटी है, जो यहाँ पर नरेटर है, वो युद्ध ख़त्म हो गया है हॉलैंड के अंदर और वो केवल अकेली बची है. अब उसकी मदर जो है, जो मिसिज एस है, वो इस युद्ध में पास्ट अवे हो गई हैं, यानी कि मर चुकी हैं. तो अब वहाँ पर जिन चीज़ों को मिसिज डॉर्लिंग मिसिज एस से ले आई थी कि भाई मैं तुम्हारी इन वस्तुओं की सुरक्षा करूंगी, यानी कि इनको मैं अपने साथ ले जाती हूँ, कहीं युद्ध में ये वस्तुएं नष्ट ना हो जाएं, तो जो बहुत वैल्यूएबल थिंग्स थी उनको मिसिज डॉर्लिंग जो है मिसिज एस के घर से ले आई थी. और अब उन चीज़ों को याद करते हुए
नरेटर ने ये फैसला लिया कि मैं जाकर के उन वस्तुओं को लेके आती हूँ क्योंकि उससे मेरी माँ की यादें जुड़ी हुई हैं। तो स्टूडेंट जब वो गेट पर आती है तो वो हल्का सा दरवाज़ा खोलती है मिसिज डॉर्लिंग जो है, जिससे कि एक दरार में से जितना दिखाई देता है चिंक की बराबर। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप, और ये नरेटर पास आ जाती है और मेन डोर के जो सीढ़ियाँ होती हैं उन पर आकर के खड़ी हो जाती है। नो आई डोंट नो यू, नहीं मैं तुम्हें नहीं जानती। ये बात मिसिज डॉर्लिंग ने नरेटर को कही, यानी कि मिसिज एस को कही कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। आई एम मिसिज एस डॉटर, मैं मिसिज एस की बेटी हूँ, नरेटर ने बताया। सी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर, उसने अभी भी अपना हाथ दरवाजे पर रखा हुआ था। किसने? मिसिज डॉर्लिंग ने, यानी कि दरवाज़ा पूरी तरह उसने नहीं खोला, अभी दरवाजे पर ही उसका हाथ था। एज दो सी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर, ऐसे लग रहा था जैसे कि वो इस दरवाजे को ज़्यादा खुलने से रोकना चाहती है। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, उसका चेहरा पूरी तरह से कोई भी ऐसा चिन्ह नहीं दे रहा था, दिखा रहा था कि वो उसे पहचान पा रही है। यानी कि मिसिज डॉर्लिंग के चेहरे पर कोई ऐसा चिन्ह नहीं था कि उसने मिसिज एस की बेटी को पहचान लिया हो। सी केप्ट स्टेरिंग एट मी इन साइलेंस, वो मेरी तरफ घूरती रही। यानी कि नरेटर कहती है कि मिसिज डॉर्लिंग मेरी तरफ शांत होकर के इन साइलेंस यानी कि खामोशी से घूरती रही। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, आई थॉट, मैंने सोचा। नरेटर ने अब यहाँ पर सोचा कि शायद मैं गलती से आ गई हूँ या किसी और के गलत दरवाजे पर आ गई हूँ। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, शायद मैं गलत हूँ। आई थॉट परहैप्स इट इज़ नॉट हर, शायद ये उसका घर नहीं है। यानी कि अब वो सोचने लगती है कि मिसिज डॉर्लिंग का घर नहीं है, शायद मैं गलती से किसी और घर पर आ गई हूँ। आई हैड सीन हर ओनली वंस, क्योंकि मैंने भी उसे केवल एक ही बार देखा था। नरेटर कहती है कि मैंने मिसिज डॉर्लिंग को एक ही बार देखा था। फ्लिटिंगली, यानी कि सरसरी नज़र से, एक कैजुअल दृष्टि से। एंड दैट वाज ईयर्स एगो, और ये भी बहुत समय पहले, बहुत सालों पहले। इट वाज मोस्ट प्रोबेबली, ये मुख्यतः लगभग, दैट आई हैड रंग द वेल रॉन्ग बेल, यानी कि शायद हो सकता है, इट वाज मोस्ट प्रोबेबली, कि शायद ये हो सकता है मिसिज एस की बेटी सोचती है, नरेटर सोचती है कि शायद ये हो सकता है आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, कि शायद मैंने किसी गलत घर की घंटी बजा दी है। द वुमेन लेट गो ऑफ द डोर, अब जो औरत थी उसने दरवाजे से अपना हाथ हटा लिया। एंड स्टेप टू साइड, और उसने अपने आप को साइड में छुपा लिया, यानी कि अपने कदमों को उस ओर चलाया साइड में, यानी कि वो दरवाजे के पीछे खिसक गई। जो मिसिज डॉर्लिंग है, कहीं वो नज़र ना पड़ जाए नरेटर को, नरेटर उसे पहचान ना ले। एंड सी वाज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन, उसने, यानी कि मिसिज डॉर्लिंग ने पहनी हुई थी मेरी मदर की ग्रीन कलर की बुनाई वाली जो कार्डिगन थी, यानी कि एक जस्ट लाइक जर्सी की तरह पहनी जाने वाली जो सिलाई की हुई हरे कलर की जो कार्डिगन थी, उसको पहना हुआ था। एंड द वुलन बटन वर रेदर पेल फ्रॉम वॉशिंग, और धोने की वजह से जो वुडन बटन थे, यानी कि लकड़ी के बने हुए जो बटन उसमें लगे हुए थे कार्डिगन में, वो हल्के से पेल यानी कि धुंधले पड़ गए थे या पीले पड़ गए थे। यहाँ पर जो मिसिज एस की गाउन जो है, कार्डिगन जो है, वो उसने पहनी हुई है मिसिज डॉर्लिंग ने। अब जब नरेटर ने देखा तो इस बात से उसे कंफर्म हो गया कि वो सही जगह पर आई है, यानी कि सी सा दैट, उसने देखा कि आई वाज लुकिंग एट द कार्डिगन, कि मैं, अब यानी कि मिसिज डॉर्लिंग ने ये देखा कि नरेटर जो है उसकी कार्डिगन पर देख रही है। आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन एंड हाफ हिड हर सेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, और फिर उसने आधा अपने आप को फिर दोबारा पीछे छुपा लिया, यानी कि मिसिज डॉर्लिंग ने कहीं नरेटर पहचान ना ले अपने आप को फिर दोबारा दरवाजे के पीछे छुपा लिया। बट आई न्यू, परंतु मैं ये जानती थी, नाउ दैट आई वॉज राइट, परंतु अब मैं ये जानती थी, नरेटर ये, क्योंकि उसने कार्डिगन से उसे पहचान लिया था, अब मैं जानती थी कि मैं बिल्कुल सही थी, यानी कि सही दरवाजे पर आई हूँ। एंड वेल यू न्यू माई, बहुत अच्छा, तुम मेरी माँ को जानती हो। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। एंड हैव यू कम बैक, अब क्या तुम वापस आ गई। सेड द वुमेन, यानी कि मिसिज डॉर्लिंग ने कहा कि क्या तुम वापस आ गई। आई थॉट, मैंने तो सोचा।
दैट नो वन हैड कम बैक, कि कोई भी उस युद्ध से बचा नहीं और कोई भी उस युद्ध से बचकर वापस नहीं आया। ओनली मी, अब यह नरेटर कहती है कि केवल मैं ही बची हूँ। अ डोर ओपन, एक दरवाज़ा खुला, एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर। अभी यानी कि मिसिज डॉर्लिंग के जो दरवाजे के पीछे छुपी हुई है, लेकिन उसके भी पीछे एक गैलरी में एक दरवाज़ा है, वो दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से अ मस्टी स्मेल इमर्ज, और एक बदबूदार सीलन की सी बदबू वहाँ से आती है। आई रिग्रेट, मुझे बड़ा पश्चाताप हुआ। आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। अब मिसिज डॉर्लिंग कहती है नरेटर से कि मुझे खेद है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। आई हैव कम हेयर स्पेशली ऑन द ट्रेन, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। अब यहाँ नरेटर कहती है कि मैं यहाँ स्पेशल तुम्हारे लिए ट्रेन से आई हूँ और मैं तुमसे कुछ क्षण के लिए बात करना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, सेड द वुमेन। अब मिसेज डॉर्लिंग ने कहा कि ये मेरे लिए अभी सुविधाजनक नहीं है तुमसे बात करना। आई कांट सी यू अनदर टाइम, और मैं तुम्हें इस वक्त मिल नहीं सकती, बात नहीं कर सकती। अनदर टाइम इट मीन्स किसी दूसरे समय तुम आना। अब उसने नरेटर को टाल दिया। सी नोडेड, अब मिसेज डॉर्लिंग ने गर्दन हिलाई एंड कॉशियसली क्लोज द डोर, और बड़ी सावधानी से दरवाजे को बंद कर दिया। एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब, ऐसे लग रहा था जैसे कि घर के अंदर रहने वाला कोई भी सदस्य डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए था, इसलिए उसने दरवाज़ा चिंक की बराबर थोड़ा सा खोला। और अब मिसेज एस की बेटी जो नरेटर उसके सीढ़ियों के गेट पर मेन गेट की सीढ़ियों पर जो खड़ी है, वो अभी वहाँ से गई भी नहीं कि उसने दरवाज़ा बंद कर दिया, उसे अंदर भी नहीं बुलाया। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, अभी भी मैं वहीं खड़ी थी सीढ़ियों पर। यानी कि नरेटर कहती है द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, और जब उसने दरवाज़ा बंद किया तो बराबर वाली जो खिड़की थी उसका जो पर्दा है वो हवा की वजह से हिल गया। समवन स्टेयर्ड एट मी, अब यहाँ पर नरेटर जो है सीढ़ी पर खड़ी हुई है और दरवाज़ा बंद है, तो वो अपने मन ही मन में सोचती है कि समवन स्टेयर्ड एट मी, कि कोई भी व्यक्ति अगर मुझे देखेगा तो बड़े घूर कर देखेगा। एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, और वो मुझसे ज़रूर पूछेगा कि मैं क्या चाहती हूँ, यानी कि जो मैं दरवाजे पर खड़ी हूँ। ओ नथिंग, ओ नहीं। द वुमेन वुड हैव सेड, यानी कि अब उसने कहा ओ नहीं, ओ नथिंग, यानी कि वो यही जवाब दे पाएगी। द वुमेन वुड हैव सेड, अगर किसी औरत ने उससे पूछा तो, यानी कि अभी नरेटर अपने मन ही मन में सोचती है जब वो सीढ़ी पर खड़ी हुई है कि अगर किसी औरत ने मुझसे पूछ लिया कि मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, क्या चाहती हूँ, तो मैं यही कहूँगी कि इट वाज नथिंग, कुछ नहीं। हेयर आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, अब नरेटर ने फिर दोबारा से नेम प्लेट की तरफ देखा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंजा स्टूडेंट। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, मैंने अब फिर दोबारा से नेम प्लेट जो घर के बाहर दरवाजे पर लगी रहती है, वाइट एनेमल होती है, यानी कि एक सफ़ेद पट्टी होती है और उस पर कुछ ब्लैक लेटर्स से कुछ लिखा हुआ होता है, उसको नेम प्लेट कहते हैं। तो मैंने फिर दोबारा से एक नेम प्लेट पर देखा और डॉर्लिंग इट सेड, इस पर लिखा हुआ था डॉर्लिंग, एंड इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट एनेमल, ये एक सफ़ेद पट्टी थी और उस पर काले अक्षरों से लिखा हुआ डॉर्लिंग, एंड ऑन द जैम, और कुछ टेढ़े मेढ़े अक्षरों से अ बिग हायर, कुछ थोड़े से ऊंचे, एंड द नंबर 46, उस पर कुछ थोड़े से ऊंचे वो पट्टी लगी हुई थी और जो उस पर लिखा हुआ था डॉर्लिंग नंबर 46, यानी कि ये मकान का नंबर है 46। तो ये उसकी पट्टी पर लिखा हुआ था। जब उसने पढ़ा तो और भी ज़्यादा उसे कंफर्म हो गया कि वो सही जगह पर आई है। एज आई वॉकड स्लोली बैक टू द स्टेशन, जैसे मैं धीरे धीरे चल कर के स्टेशन पर वापस जा रही थी, जैसे ही मैं अब धीरे धीरे वापस अपने स्टेशन पर जा रही थी, क्योंकि वो ट्रेन से आई थी नरेटर यहाँ पर। आई थॉट अबाउट माई मदर, तो मैं अपनी माँ के बारे में सोचने लगी। एंड हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स एगो, जिसने मुझे ये पता बहुत सालों पहले दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, ये उस समय की बात थी जब युद्ध का जो पहला भाग का आधा समय
समाप्त हो चुका था। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज, मैं उस समय घर पर ही थी कुछ दिनों से। हो सकता है कि यहाँ पर नरेटर जो है वो मिसेज एस की जो बेटी है वो यानी कि कहीं बाहर स्टडी करती है और वो युद्ध जब चल रहा था तो कुछ क्षण के लिए वो अपने घर पर आई थी। तो उसका कहने का मतलब ये हो सकता है कि आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज, मैं उन दिनों कुछ दिनों से घर पर ही थी। एंड इट स्ट्रक मी immediately that something or other about the rooms had changed, और अचानक से मुझे ये लगा कि कुछ और अन्य दूसरी चीज़ें उस रूम के बारे में जो बदल चुकी थी अचानक से। यानी कि नरेटर जब वहाँ कुछ दिनों से अपने घर पर रह रही थी तो उसे अचानक से लगा कि घर में कुछ चीज़ें रूम की जो हैं वो बदली सी लग रही हैं, कुछ बदल गई हैं। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, अब मुझे ऐसे लगा कि मैंने बहुत सारी वस्तुओं को खो दी, यानी कि बहुत सारी चीज़ें उस रूम से, उनके घर से, यानी कि मिसेज एस के घर से गायब थी। माई मदर वाज सरप्राइज, मेरी माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ। आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, कि मैंने इतनी जल्दी बड़े ध्यान दिया इस बात की तरफ। मेरी माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने बड़ी जल्दी इस बात को नोटिस कर लिया कि यहाँ से कुछ वस्तुएं गायब हैं। देन सी टोल्ड मी, तब उसने मुझे बताया, यानी कि नरेटर की मदर ने बताया, मिसेज एस ने अपनी बेटी को बताया कि अबाउट मिसेज डॉर्लिंग के बारे में। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना था। यानी कि अब नरेटर ने भी कभी भी पहले मिसेज डॉर्लिंग के बारे में कभी पहले नहीं सुना था। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर बट अपेरेंटली, परंतु स्पष्ट रूप से, सी वॉज एन ओल्ड एक्विटेंस ऑफ माई मदर, परंतु ये स्पष्ट था कि वो एक पुरानी जान पहचान वाली थी मेरी मदर की, यानी कि एक्विटेंस फेमिलियर थी, परिचित थी। whom सी हैड नॉट सीन फॉर ईयर्स, जिसे उसने कई सालों से नहीं देखा था, या मेरी माँ मिसेज डॉर्लिंग से कई सालों से नहीं मिली थी। एंड सी हैड सडनली टर्न अप, वो अचानक से उसे मिल गई। एंड रिन्यूड देयर कॉन्टैक्ट, और उनके फिर दोबारा से संबंध स्थापित हो गए, रिन्यू हो गए। यानी कि पहले वो एक दूसरे को खूब मिलते थे, लेकिन बाद में चल के किसी कारणवश वो एक दूसरे से कट ऑफ हो गए, यानी कि टर्न अप हो गए। और उसके बाद एक दिन वो अचानक एक दूसरे को मिले, और यानी कि मिसेज डॉर्लिंग और मिसेज एस, तो उनके रिलेशन फिर दोबारा से रिन्यूड हो गए, यानी कि उनके कॉन्टैक्ट जो है, उनके संबंध जो है फिर दोबारा स्थापित हो गए। सिंस देन सी हैड कम रेगुलरली, तब से वो यहाँ लगातार आ रही है। एंड एवरी टाइम, प्रत्येक समय, सी लिव्स हेयर, सी टेक्स सम थिंग्स होम विद हर। अब मिसेज एस ने बताया नरेटर को कि वो प्रत्येक बार, जितनी भी बार वो यहाँ से छोड़ कर के गई, एवरी टाइम सी लीव्स हेयर, जितनी बार वो यहाँ से छोड़ कर गई, सी टेक्स समथिंग होम विद हर, तो वो यहाँ से कुछ ना कुछ घर से जरूर ले जाती थी अपने साथ। सैड माई मदर, मेरी माँ ने मुझे बताया, यानी कि नरेटर को बताया कि जितनी बार मिसेज डॉर्लिंग हमारे घर से गई तो कुछ ना कुछ घर से अपने साथ ले गई। सी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, यानी कि वो जो टेबल पर रखी हुई जो चांदी की वस्तुएं थी उनको वो एक ही बार में ले गई। एंड देन द एंटिक प्लेट्स दैट हंग देयर, और फिर उसके बाद जो दीवारों पर लटकी हुई प्राचीन यानी कि वैल्यूएबल जो प्लेट्स थी, यानी कि जो चांदी की थी, और वो प्लेट दीवारों पर लटकी रहा करती थी, तो उनको वो उसके बाद ले गई। एंड सी हैड ट्रबल लगिंग दोज, उसे बड़ी ही कठिनाई हो रही थी उन बड़े बड़े फूलदानों को ले जाने में, यानी कि उसके बाद वो फूलदान जब वो घर से ले गई तो उसे बड़ी ही कठिनाई हो रही थी, क्योंकि बड़े बड़े वेसेस थे वो, लार्ज वेसेस। एंड आई एम वरीड सी गॉट अ क्रैक इन हर बैक फ्रॉम क्रॉकरी, और मुझे बड़ी चिंता थी। मिसेज एस कहती है, अपनी बेटी को बताती है कि मुझे बड़ी चिंता थी कहीं उसकी कमर में क्रॉकरी ले जाने से कहीं क्रैक ना आ जाए, उसके कमर में कहीं दर्द ना बन जाए या कहीं क्रैक ना आ जाए। माई मदर शॉक हर हेड पिटिंगली, मेरी माँ ने अपना जो सर है बड़े दया के साथ हिलाया कि बेचारी देखो कितना सामान ले जा रही है, हमारे लिए कितना कुछ कर रही है।
और उसे कितना खतरा मुसीबत मोल ले रही है हमारे लिए इस युद्ध के समय में। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, और मेरा कभी साहस भी नहीं हुआ कि उससे मैं कभी पूछ सकूं, या पूछने का कभी साहस मैंने नहीं किया उससे। एंड सी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ, और ये बात उसने मुझे खुद ही सुझाव दी थी, यानी कि इस बात का सुझाव भी उसी ने खुद ने मुझे दिया था। यानी कि मिसेज एस कहती है कि ये सुझाव मुझे मिसेज डॉर्लिंग ने अपने आप दिया था कि मैं तुम्हारी वस्तुओं को ले जाऊं और अपने पास स्टोर कर लूं उनको, यानी कि सुरक्षित कर दूं। एंड सी इवन इंसिस्टेड, अब वो अपनी बेटी को बताती है मिसेज एस कि उसी ने, यानी कि मिसेज डॉर्लिंग ने उसे इंसिस्ट किया था, यानी कि मजबूर किया था कि वो मुझे ले जाने दे। एंड सी वांटेड टू सेव ऑल माय नाइस थिंग्स, क्योंकि मिसेज डॉर्लिंग चाहती थी कि वो मेरी सभी वस्तुओं को सेव कर ले, यानी कि सुरक्षित रख ले। इफ़ वी हैड टू लीव हेयर, यदि हमें यहाँ से छोड़कर जाना पड़ा, यानी कि युद्ध की वजह से हमें अगर यहाँ से भागना पड़ा या निकल जाना पड़ा हॉलैंड से, तो हेयर वी शैल लूज एवरीथिंग, तो हम क्या है अपनी प्रत्येक चीज़ों को यहीं पे छोड़ देंगे, यानी कि हर चीज़ छूट जाएगी। सी सेज, वो कहती है, यानी कि मिसेज एस बताती है अपनी बेटी को कि हमें हर चीज़ यहीं पे यूं ही छोड़नी पड़ती, इससे बढ़िया मैंने उनको ले जाने दिया जिससे कि वो कम से कम सेफ रहें उसके पास। वो ऐसा कहती है अपनी बेटी से। एंड हैव यू एग्रीड विद हर दैट सी शुड कीप एवरीथिंग, क्या तुम इस बात, आई आस्क का मतलब है यहाँ पर स्टूडेंट्स, नरेटर ने अपनी माँ से पूछा कि हैव यू एग्रीड विद हर, क्या तुम भी मिसेज डॉर्लिंग के साथ इस बात पर सहमत थी कि दैट सी शुड कीप एवरीथिंग, कि उसे प्रत्येक चीज़ को अपने पास रखना चाहिए, यानी कि यहाँ से ले जाकर, एज इफ़ दैट्स नेसेसरी, जैसा कि यह बहुत आवश्यक था। एंड माई मदर क्राइड, मेरी माँ ने चीख करके कहा, इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, ये एक साधारण तौर पर इस प्रकार की बात करना मिसेज डॉर्लिंग की बेइज्जती करना होगा। एंड थिंक अबाउट द रिस्क, और उस रिस्क के बारे में वो नरेटर को कहती है, मिसेज एस अपनी बेटी से कहती है, और उस रिस्क के बारे में सोचो। सी इज़ रनिंग, जो वो उठा रही है। ईच टाइम सी गोज आउट ऑफ आवर डोर, प्रत्येक बार जब भी हमारे घर के दरवाजे से बाहर गई, विद अ फुल सूटकेस और बैग, एक पूरा भरा सूटकेस था और एक बैग वो अपने साथ ले जाती थी, यानी कि प्रत्येक बार जब भी वो गई हमारे घर से बाहर, एक पूरा भरा हुआ सूटकेस और या फिर बैग भर करके वो ले गई। माई मदर सीम्ड टू नोटिस, अब ऐसे लगता था कि मेरी माँ जो है सीम टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड, अब मेरी माँ को ऐसे लग रहा था कि वो मुझे देख कर के पूरी तरह ये समझ पा रही है कि मैं इस बात पर पूरी तरह सहमत नहीं थी, यानी कि मिसेज एस ने अपनी बेटी को ऐसे देखा जैसे कि मिसेज एस की जो बेटी है, जो नरेटर है यहाँ पर, वो पूरी तरह इस बात पर सहमत नहीं थी कि मिसेज डॉर्लिंग को उसके यहाँ से सामान ले जाना चाहिए था। सी लुक्ड एट मी रिप्रूविंगली, अब मिसेज एस ने नरेटर की तरफ ऐसे देखा जैसे कि वो उसे फिर दोबारा से विश्वास दिला देना चाहती है, यानी कि सिद्ध कर देना चाहती है कि वो बहुत ज़रूरी था। सी लुक्ड एट मी रिप्रूविंगली, अब मिसेज एस ने अपनी बेटी की तरफ, यानी कि मेरी तरफ देखा, रिप्रूविंगली, जैसे कि वो मुझे दोबारा सिद्ध करना चाहती है। एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, और इसके बाद अब हमने इसके बारे में कोई ज़्यादा अधिक बात नहीं की। मीनवाइल, इसी बीच, आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन, अब मैं स्टेशन पर पहुंच गई, क्योंकि अभी मैं स्टेशन पर आ ही रही थी मिसेज डॉर्लिंग के घर से, तो यहाँ पर नरेटर जो है मिसेज डॉर्लिंग के घर से रास्ते में आ रही थी, तो वो अपनी माँ के बारे में सोच रही थी, जो डिस्कस हमने पहले की। मीनवाइल, इसी बीच, आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन, मैं अब स्टेशन पर पहुँच गई। विद मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे, और रास्ते में जितनी भी वस्तुएं दिखाई पड़ी उनकी तरफ मैंने कोई भी ध्यान नहीं दिया, यानी कि रास्ते की सभी वस्तुओं की तरफ बिना ज़्यादा ध्यान दिए हुए अब मैं स्टेशन पर पहुंच गई। आई वॉज वॉकिंग इन फेमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर, सिंस द वॉर हियर मीन्स जब से युद्ध समाप्त हुआ है तब से मैं पहली बार मैं वॉकिंग कर रही थी, यानी कि मैं चल कर के जा रही थी उन अपने परिचित स्थानों पर दोबारा से।
अब यानी कि आई वॉज वॉकिंग इन फेमिलियर प्लेसेस, मैं अब चल रही थी उन अपने पुराने जान पहचान वाले जो स्थान थे उन पर दोबारा, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, सिंस द वॉर, युद्ध के बाद अब दोबारा। बट आई डिडेंट वॉन्ट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी, परंतु अब मैं बेकार में ही जो आवश्यक नहीं थे मैं इसलिए आगे जाना नहीं चाहती थी। बट आई डिडेंट वॉन्ट टू गो फर्दर, परंतु अब मैं आगे जाना नहीं चाहती थी, देन वॉज नेसेसरी, जो आवश्यक नहीं था, एंड आई डिडेंट वॉन्ट टू अपसेट माई, मैं अपने आप को, यानी कि नरेटर कहती है, मैं अपने आप को परेशान भी नहीं करना चाहती थी विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेज फुल ऑफ मेमोरीज, यानी कि उन गलियों के दृश्यों को देखकर अब मैं ज़्यादा अपने आप को परेशान नहीं करना चाहती थी, और उन घरों को देखकर फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम आ प्रीसियस टाइम, यानी कि जो एक बहुमूल्य समय से एक, यानी कि यादों से भरे हुए थे, एक प्रीसियस बहुमूल्य समय से वो एक यादों से भरे हुए थे। याद कैसी? जिससे कि उनकी जो मदर की, घर परिवार की जो याद थी उनसे वो जुड़े हुए स्थान थे, और जब वो उनको देखती तो उसे वो सारी जब उनको वो देख रही थी तो उसे वो सारी बातें याद आ रही थी। तो अब वो नहीं चाहती थी अपनी प्रोग्रेस को रोकना और उनकी तरफ ध्यान देना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो नहीं तो उन्हीं से टाइड रहती, बंधी हुई रहती और जीवन में सक्सेस नहीं पाती। अकेली लड़की कैसे अपना जीवन निर्वाह करती। तो यहाँ पर स्टूडेंट वो अपने आप को अपसेट नहीं करना चाहती है उन गलियों के दृश्यों को देख करके या घर मकानों को देख करके जो यादों से भरे हुए हैं उस पुराने बहुमूल्य समय की। एंड इन द ट्रेन बैक, अब वापस ट्रेन में, आई सा मिसिज डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन। अब यहाँ पर नरेटर कहती है कि मैंने फिर दोबारा देखा कि मिसिज डॉर्लिंग एक बार फिर मेरे सामने आ गई, यानी कि स्टूडेंट वो उसके सामने चल कर के नहीं आई। जैसे फिल्मों में आप देखते हैं कि वो याददाश्त एक साथ सोचने लग जाते हैं, तो यहाँ पर इसी तरीके से जब वो ट्रेन में वापस बैठ गई तो मिसिज डॉर्लिंग के बारे में वो याद कर रही है, यानी कि जो एस है, मिसिज एस की बेटी मिसिज डॉर्लिंग के बारे में याद कर रही है कि वो एक बार फिर दोबारा मेरे सामने है। एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, जैसे कि मैं उसे पहली बार मिली थी। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे, यानी कि अब वो बताती है कि मैं पहली बार कब मिसिज डॉर्लिंग से मिली थी। अब वो बताती है कि इट वॉज मॉर्निंग आफ्टर, यानी कि ये उस दिन के बाद, द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे, उस दिन के बाद, यानी कि जब वो कहीं पर स्टडी करती होगी और उसके बाद जब वो अपना युद्ध जब चल रहा था तो वो अपनी माँ के पास काफ़ी दिनों से वो रह रही थी। तो वो कहती है कि एक दिन के बाद जो सुबह हुई तो उस समय पर माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, मेरी माँ ने उसके बारे में मुझे बताया, यानी कि मिसिज एस ने मिसिज डॉर्लिंग के बारे में बताया नरेटर को, अपनी बेटी को। आई हैड गॉट अप लेट, यानी कि उस दिन मैं क्या है थोड़ी लेट उठी, एंड कमिंग डाउन स्टेयर, और जब मैं सीढ़ियों से लेट उठ करके सीढ़ियों से उतर कर आ रही थी, नरेटर कहती है आई सा माई मदर, मैंने देखा, अबाउट टू सी समवन आउट, कि मेरी माँ जो है किसी को बाहर सी आउट करने जा रही है, यानी कि किसी को छोड़ने जा रही थी, जैसे गेट तक छोड़ के जाते हैं कि कोई मेहमान हमारे घर आता है तो इस तरीके से उसको सी आउट करने जा रही थी मिसिज डॉर्लिंग को। आ वुमेन विद अ ब्रॉड बैक, एक औरत जिसकी कमर चौड़ी थी, एंड देयर इज़ माई डॉटर, यहाँ ये मेरी बेटी है, देयर इज़ माई डॉटर, यहाँ ये मेरी बेटी है, सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा, यानी कि अब मिसिज एस ने मिसिज डॉर्लिंग को कहा जब वो वहाँ दरवाजे पर छोड़ करके जा रही थी। तो बेटी सीढ़ियों से उतर करके आती है, यानी कि नरेटर सीढ़ियों से उतर के आती है, तो अब वो तीनों एक साथ आमने सामने हो गई। तो फिर उसने उससे इंट्रोडक्शन कराया कि ये मेरी बेटी है, एंड सी बेकॉन टू मी, अब उसने मुझे इशारा करके बुलाया जब मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी मेरी माँ ने, और इंट्रोड्यूस करवाया मिसिज डॉर्लिंग से। द वुमेन नोडेड, औरत ने सर हिलाया, एंड पिक्ड अप द सूटकेस, सूटकेस उठा रखा था, अंडर द कोट रैक, ट्रैक के अंदर था, एंड सी वॉर अ ब्राउन कोट, अब उसने एक भूरे कलर का कोट पहना हुआ था। मिसिज डॉर्लिंग ने यहाँ भूरे कलर का कोट पहना हुआ है और सूटकेस उठा रखा है।
एंड अ शेपलेस हैट, और एक ऐसा हैट पहना हुआ है जिसकी कोई आकृति नहीं है, आकृति विहीन हैट पहना हुआ है। डज सी लिव फार अवे, क्या वह बहुत दूर रहती हैं? आई आस्क, मैंने पूछा, यानी कि नरेटर ने अपनी माँ से पूछा मिसेस डॉर्लिंग के बारे में, क्या वो यहाँ से बहुत दूर रहती हैं? सीइंग द डिफ़िकल्टी, कठिनाई को देखते हुए, सी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस, कि वो जो है इस घर से बाहर जा रही हैं एक बहुत बड़े भारी सूटकेस के साथ। तो अब उसने इस कठिनाई को देखते हुए उसने पूछा कि क्या वो यहाँ से बहुत दूर रहती हैं, कैसे इस सामान को ले जाएंगी, बहुत भारी है। तो मिसेस एस ने अपनी बेटी को बताया, नरेटर बताया डॉर्लिंग के बारे में कि इन मार्कोनी स्ट्रीट, कि वो कहाँ पर रहती है, मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है। सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा। नंबर 46, रिमेंबर दैट, ये तुम याद रखना। तो जब मैं पहली बार मिसेस डॉर्लिंग से मिली तो अब मुझे कार में वो याद आया कि मैं कब उसे पहली बार मिली थी। तो उस समय पर जो एड्रेस दिया था वो मेरी माँ ने, मैंने उसे याद रख लिया, यानी कि उसने, माँ ने कहा अपनी बेटी से कि वो उसे याद रखे। तो यहाँ स्टूडेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बिकॉज वी आर रीडिंग अबाउट द चैप्टर द एड्रेस, क्योंकि हम यहाँ पर एड्रेस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एड्रेस यही है, दैट लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर। तो आई हैड रिमेंबर्ड इट, अब मैंने इसे याद कर लिया। बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, परंतु अब मैंने वहाँ इस एड्रेस पर जाने के लिए बहुत लंबे समय तक इंतज़ार किया। यानी कि नरेटर कहती है कि मैं ऐसे नहीं कि मैं एक साथ चली गई, मैंने बहुत लंबे समय तक इंतज़ार किया, उसके बाद मैं वहाँ पर गई। इनिशियली, आंतरिक रूप से, आफ्टर द लिबरेशन, जब यानी कि आज़ादी मिलने के पश्चात, आंतरिक रूप से, आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड, मैं पूरी तरह से दिलचस्पी नहीं रखती थी। इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ, यानी कि उन सभी संग्रहित की गई चीज़ों के बारे में। स्टोर्ड स्टफ का मतलब संग्रहित की गई वस्तुएं, जो यानी कि मिसेस डॉर्लिंग मिसेस एस के घर से लेकर के गई थी। उन वस्तुओं के बारे में वास्तव में नरेटर कहती है कि मैं बिल्कुल भी आंतरिक रूप से तो दिलचस्पी नहीं रखती थी। एंड नेचुरली, और प्राकृतिक रूप से, आई वॉज ऑल्सो रेदर एफ्रेड ऑफ इट, मैं वास्तव में उनसे डरती थी, यानी कि उन वस्तुओं का सामना करने से डरती थी, क्योंकि उससे उनकी माँ की यादें जुड़ी हुई हैं, और अगर वो उनको देखेगी तो उसकी माँ की उसे याद आएगी। एफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद थिंग्स, यानी कि यहाँ पर नरेटर कहती है कि मैं डरती थी उस सामना करने से, उन वस्तुओं से सामना करने से मैं डरती थी। कन्फ्रंटेड, सामना करना, विद थिंग्स, उन वस्तुओं के साथ। एंड दैट हैड बिलोंग टू अ कनेक्शन, जो कि संबंध रखती थी, दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, उन चीज़ों से जो अब नहीं थी। यानी कि वो वस्तुएं अब उन चीज़ों से संबंध रखती थी जो अब इस दुनिया में नहीं थी, जैसे कि उसकी माँ नहीं है और वो उसकी माँ की मेमोरीज़ को इवोक कराती हैं, यानी कि ये वस्तुएं उसकी माँ की याद दिलाती हैं। तो उसकी माँ से ये सब वस्तुएं जुड़ी हुई थी, इससे संबंध था इन वस्तुओं का, तो इसलिए अब वो इनका सामना करने से डरती है। एंड विच वर हिडन अवे इन द कप बोर्ड, जो कि अब हिडन का मतलब छुपा कर रख दी गई थी, कप बोर्ड अलमारियों में, एंड बॉक्सेस, और बॉक्सेस में पड़ी हुई थी, दबी हुई। एंड वेटेड इन वैन, और वो वस्तुएं व्यर्थ में ही इंतजार कर रही थी, अनटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेसेस अगेन, कि इन वस्तुओं को वापस उन्हीं के स्थान पर रखा जाएगा। तो विच हैड एंडर्ड ऑल दोज ईयर्स बिकॉज दे वर थिंग्स, ये सभी वस्तुएं इसलिए एंड्योर्ड रहीं, सलामत रहीं, क्योंकि इतने सालों से, क्योंकि आखिरकार वे वस्तुएं थी, यानी कि नॉन लिविंग थिंग थी, निर्जीव वस्तुएं थी, इसलिए वो खराब नहीं हुई, या वो बेकार नहीं हुई, या वो मरी नहीं, जैसे कि उसकी माँ मर चुकी है, ये इसलिए बच सकें। बट ग्रेजुअली, धीरे धीरे, एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, परंतु धीरे धीरे हर चीज़ नॉर्मल हो गई, आसान हो गई फिर दोबारा से। ब्रेड वाज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर, और जो वहाँ पर जो ब्रेड बिकते थे, यानी कि ब्रेड, रोटी को भी कह सकते हैं, कि वो जहाँ पर अब हल्के कलर की होने लगी थी, यानी कि युद्ध के समय में बासी रोटियाँ खाने को मिलती थी, बासी ब्रेड खाने को मिलते थे, अब उनका कलर फिर दोबारा से लाइटर यानी कि हल्का हो गया था। एंड देयर वाज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटेंड, और अब तुम बिस्तर पर जा सकते थे सोने के लिए और तुम्हें कोई डर नहीं था। अ रूम विद अ व्यू, यू वर मोर यूज टू ग्लांसिंग एट ईच डे, और एक कमरे में से बार बार तुम झांक कर देखने के आदी हो गए थे, अब उसकी भी ज़रूरत
नहीं थी, क्योंकि युद्ध अब समाप्त हो चुका था। यानी कि खिड़की के बाहर बार बार युद्ध, कमरे से बाहर ये देखना पड़ता था, जिसके वो आदी हो गए थे बार बार प्रत्येक दिन झांकने के कि बाहर क्या हो रहा है। एंड वन डे, एक दिन, आई नोटिस्ड, मैंने देखा कि आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोसेशंस, कि मैं बहुत जिज्ञासु हो रही थी उन सभी पोसेशंस का मतलब उन सभी जो हमारी ग्रिप में कोई चीज़ें होती हैं उनको पोसेशंस बोलते हैं। यानी कि मैं उन अपनी वस्तुओं के बारे में बहुत अधिक जिज्ञासु हो रही थी। दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट, जो कि अवश्य ही उस पते पर होनी चाहिए। आई वॉन्टेड टू सी दैम, मैं उनको फिर दोबारा देखना चाहती थी। एंड टच एंड रिमेंबर, मैं उनको छूना चाहती थी और याद करना चाहती थी उनको छू करके। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसिज डॉर्लिंग हाउस, मेरी जो पहली विजिट थी वो बेकार हो गई थी जब मैं मिसिज डॉर्लिंग के घर गई। आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम, यानी कि मेरी पहली विजिट जो बेकार गई मिसिज डॉर्लिंग के घर जाने के लिए, अब मैंने निश्चय किया कि मैं दोबारा ट्राई करूँगी, दूसरी बार ट्राई करूँगी, मैं मिसिज डॉर्लिंग के घर जाऊँगी। एंड नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन, अब जब यहाँ पर नरेटर कहती है कि जब मैं दोबारा मिसिज डॉर्लिंग के घर गई तो अब मुझे एक लड़की मिली जो 15 साल की थी। एंड ओपन द डोर, और उसने दरवाज़ा खोला। नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू ट्राई अ सेकेंड टाइम टू मी, या मेरे लिए जब मैंने सेकेंड टाइम ट्राई किया, या मेरे लिए जब मैं वहाँ पर गई तो मेरे लिए अब दरवाज़ा जो है वो एक लड़की ने खोला जो 15 साल की थी। यानी कि मैं स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि ये जो लड़की है वो मिसिज डॉर्लिंग की बेटी है। एंड आई आस्क्ड हर इफ़ हर मदर वाज एट होम, और मैंने उससे पूछा कि क्या उनकी माँ घर पर है। नो, नहीं, सी सेड, अब मिसिज डॉर्लिंग की बेटी ने कहा, यानी कि मिसिज एस की बेटी से नरेटर को बताया कि वो घर पर नहीं है। माई मदर इज़ डूइंग एन एरेंड, मेरी माँ जो है वो कोई छोटा मोटा काम करने गई हैं। यानी कि एरेंड का मतलब होता है पैटी थिंग्स, कोई छोटा मोटा काम करने के लिए गई हैं। एंड नो मैटर, कोई बात नहीं। आई सेड, नरेटर ने कहा यानी कि मिसिज डॉर्लिंग की बेटी से कि कोई बात नहीं, नो मैटर। आई सेड, मैंने कहा, आई विल वेट फॉर हर, मैं उसका इंतज़ार कर लूँगी, यानी कि मिसिज डॉर्लिंग का वो इंतज़ार कर लेगी। नरेटर, आई फॉलोड द गर्ल अलोंग द पैसेज, अब मैं भी लड़की के पीछे पीछे गैलरी में चली। एंड ओल्ड फैशन आयरन हनुका कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू द मिरर, अब यानी कि उस मिसिज डॉर्लिंग की तरह उसने दरवाज़ा नहीं खोला एक चिंक के बराबर, बल्कि उसने दरवाज़ा पूरा खोला और यहाँ पर नरेटर जो है उसके पीछे पीछे अंदर घुस आती है घर में। उसका जो गैलरी, घर के आगे जो गैलरी बनी रहती है, पैसेज था रास्ते पे, वो उसके पीछे पीछे आ जाती है। एंड ओल्ड फैशन आयरन हनुका, अब यहाँ पर एक पुराने टाइप का, पुराने तरीके का एक लोहे का हनुका कैंडल था। होल्डर हंग नेक्स्ट टू द मिरर, जो मिरर के से आगे लटका हुआ था। यानी कि ये हनुका था। हनुका किसको बोलते हैं स्टूडेंट? एक यानी कि मिरर पीछे लगा दें और उसके आगे कैंडल स्टैंड लगा दें, यानी कि उसके आगे एक मोमबत्ती लगा दें, कैंडल होल्डर लगा दें और लटका दें एक मिरर के आगे, तो उसको पूरे उस पार्ट को हम हनुका बोलेंगे। और ये एक पुराने तरीके का था, लोहे का बना हुआ था। वी नेवर यूज्ड इट, अब नरेटर कहती है कि हमने इसका पहले कभी प्रयोग नहीं किया। बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम, क्योंकि ये बहुत अधिक भारी था। देन अ सिंगल कैंडल स्टिक, तब एक सिंगल कैंडल स्टिक के मुकाबले, यानी कि एक कैंडल स्टिक को कभी भी उठा करके इधर उधर लगा करके जलाया जा सकता, लेकिन इसको जलाने के लिए पूरा उठाना पड़ता था। एंड इसलिए उन्होंने इसको यूज़ नहीं किया। तो वॉन्ट यू सिट डाउन, क्या आप बैठेंगी नहीं? आस्क द गर्ल, लड़की ने पूछा नरेटर से। सी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम, अभी भी उसने क्या है कि दरवाज़ा जो है खुले रखा अपना, यानी कि सी हेल्ड ओपन द डोर, अब उसने दरवाजे को खोला, बैठक वाले कमरे के दरवाजे को खोला। एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, और अब मैं उसे पीछे छोड़ती हुई अंदर चली गई। स्टूडेंट यहाँ ये सेंटेंस बड़े ध्यान देने वाला है, यानी कि अभी जो है मिसिज डॉर्लिंग की बेटी गेट पर दरवाजे पर ही है और मिसिज एस की जो बेटी है, जो नरेटर है, जो मिलने आई है, वो अंदर चली जाती है, यानी कि अभी वो बाहर है और वो अंदर उसमें कमरे में चली गई। आई स्टॉप्ड, मैं रुक गई।
हॉरिफाइड, डर गई। आई वॉज इन अ रूम, मैं एक कमरे में थी। आई न्यू, मैं जानती थी। एंड डिड नॉट नो, क्या मैं नहीं जानती थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडेस्ट ऑफ द थिंग, अब मैंने अपने आप को उन वस्तुओं के बीच पाया। नरेटर कहती है कि मैंने अब अपने आप को उन वस्तुओं के बीच पाया जो स्टोर्ड स्टफ़ थी, यानी कि जो बिलोंग टू माई मदर, मेरी माँ की बिलोंगिंग थी, पोसेसन्स थी, उन वस्तुओं के बीच में पाया। आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन, मैं चाहती थी उन्हें फिर दोबारा से देखना। बट विच ऑप्रेस्ड मी इन अ स्ट्रेंज एटमोसफियर, परंतु वो मुझे ऑप्रेस्ड का मतलब है परेशान कर रही थी उस अजीब वातावरण में जैसा कि वो पड़ी हुई थी। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वाज अरेंज, और क्योंकि इन सब वस्तुओं को एक सही तरह से डेकोरेट कर लगाया गया था, बल्कि इन्हें टेस्टलेस वे से, यानी कि एक इनको वहाँ पर पटक रखा था, यानी कि जम्बल सिचुएशन में कोई इधर ऐसे पड़ी हुई थी। एंड बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर, और वहाँ पर एक गंदा सा एक फर्नीचर था। और द मग्गी स्मेल दैट हंग देयर, और वहाँ पर एक यानी कि सीलन की सी जो दुर्गंध थी वो वहाँ पर आ रही थी उस कमरे के अंदर। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, यानी कि नरेटर कहती है कि मुझे नहीं पता। बट आई स्कार्सली डेयर टू लुक अराउंड मी, परंतु मैं मुश्किल से ही मेरे चारों ओर मैं देखने का साहस कर पा रही थी। यानी कि इसका मतलब ये है, स्कार्सली होने का मतलब नहीं कर पा रही थी, मैं अब अपने चारों ओर देखने का साहस तक भी नहीं कर पा रही थी। एंड द गर्ल मूव्ड अ चेयर, अब लड़की ने एक चेयर को खींचा। आई सेट डाउन, और मैं वहाँ पर बैठ गई। एंड स्टेयर एट द वुलन टेबल क्लॉथ, और नरेटर जो है वो उस चेयर पर बैठ गई। स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ, और वो घूर करके अपने सामने पड़ी हुई टेबल पर जो टेबल क्लॉथ था, यानी कि मेज पोस्ट जो पड़ा हुआ था, उसकी तरफ ध्यान से देखने लगी। आई रब्ड इट, यानी कि नरेटर कहती है कि मैंने उस कपड़े को हाथ से रगड़ करके देखा। एंड माई फिंगर्स ग्रू वार्मर फ्रॉम रबिंग, और मेरी उंगलियां जो हैं वो उसको रगड़ने से गर्म हो रही थी, यानी कि जैसे पुरानी अपनी चीज़ों को याद करके उनके जो पैटर्न पर अपनी उंगलियां फेर करके जैसे स्पर्श करते हुए, टच करते हुए, जैसे जैसे वो उसे हाथ फेर रही थी, उस पर रबिंग कर रही थी, तो उसका हाथ ऐसे हो रहा था, गर्म हो रहा था, यानी कि मेमोरीज को इवोक कर रहा था। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, और नरेटर कहती है कि जैसे जैसे मैंने उस पर जो आकृति बनी हुई थी उस पर अपनी उंगलियों को फेरा या अपने हाथ को फेरा। समवेयर ऑन द एज, कहीं पर किनारे पर, देयर शुड बी अ बर्न मार्क, वहाँ पर एक जलने का एक निशान होना चाहिए। दैट नेवर बीन रिपेयर्ड, जिसको कभी रिपेयर नहीं किया गया था। अब उसे याद आया कि इस पर जो मेज पोस्ट था उस पर एक जलने का एक निशान था, यानी कि ये कपड़ा कहीं से जल गया था और जिसे कभी पहले रिपेयर नहीं किया गया था। माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल, लड़की ने कहा, यानी कि मिसिस डॉर्लिंग की बेटी ने कहा कि मिसिस डॉर्लिंग शीघ्र ही आ जाएंगी, यानी कि मेरी माँ जो है वो जल्दी ही आ जाएंगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैंने पहले ही उसके लिए चाय बना दी। एंड विल यू हैव अ कप, यानी कि यहाँ पर मिसिस डॉर्लिंग ने डॉर्लिंग की बेटी ने मिसिस डॉर्लिंग के लिए पहले ही एक कप चाय बना के रखी हुई है, तो उसने कहा कि क्या आप चाय पीना पसंद करेंगी, क्योंकि मैंने पहले ही बना दी है। विल यू हैव अ कप, क्या तुम एक कप चाय का प्याला लेना पसंद करोगी। तो यहाँ पर नरेटर ने कहा थैंक यू, धन्यवाद। आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर की साइड देखा। पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, लड़की ने पहले ही पुट्स कप को तैयार कर रखा टी टेबल पर, यानी कि चाय की जो टेबल थी उस पर पहले से ही कपों को तैयार कर दिया था लड़की ने। एंड सी हैड अ ब्रॉड बैक, उसकी भी जो कमर थी वो चौड़ी थी अपनी माँ की तरह। एंड जस्ट लाइक हर मदर, अपनी माँ की तरह। एंड सी पोर्ड टी फ्रॉम अ वाइट पॉट, अब उसने चाय डाली उस सफ़ेद पॉट से, यानी कि कैटली से चाय डाली कप के अंदर। एंड ऑल इट हैड वाज अ गोल्डन बॉर्डर ऑन द लिड, यानी कि जो ये वाइट पॉट था, कैटली जो थी, इसका जो लिड था, ऑन द लिड पर गोल्डन बॉर्डर बना हुआ था, यानी कि सोने के कलर की एक प्रकार से बॉर्डर किया हुआ था इसको, जो इसका ढक्कन था। आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया। सी ओपन अ बॉक्स, अब मुझे याद आया कि उसने एक बॉक्स खोला। एंड टुक सम स्पून्स, और उसमें से कुछ चम्मचें बाहर निकाली, यानी कि स्पून्स निकाली। एंड दैट्स अ नाइस बॉक्स, ये एक बहुत अच्छा बॉक्स है। आई हर्ड माई ऑन वॉइस, मैंने अब अपनी आवाज़ सुनी।
मैंने अब अपने आप की आवाज़ को सुना, नरेटर कहती है, और मैंने अपनी मनी मन में कहा कि ये एक बहुत अच्छा बॉक्स है। इट वाज अ स्ट्रेंज वॉइस, और ये एक अजीब सी आवाज़ मुझे लगी जब मैंने अपनी आवाज़ सुनी। जब मैंने ये कहा कि ये बहुत अच्छा बॉक्स है, तो ये आवाज़ मुझे बड़ी अजीब लगी। एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, जैसे कि प्रत्येक आवाज़ बिल्कुल भिन्न थी, इस कमरे के अंदर बिल्कुल अलग थी। ओ यू नो अबाउट दैम, ओ क्या तुम ये जानते हो उनके बारे में। सी हैड टर्न राउंड ब्राउट मी माई टी, अब वो मुड़ी और मेरे लिए गोल घूमी और मेरे लिए चाय लेकर के आई। यानी कि मिसेज एस की बेटी घूमी और उसने मिसेज डॉर्लिंग के मिसेज एस की मिसेज डॉर्लिंग की बेटी घूमी और मिसेज एस की बेटी के लिए, यानी कि जो है नरेटर है, उसके लिए वो चाय लेके आई। सी लाफ्ड, वह हंसी। माई मदर सेज इट इज़ एंटिक, अब वो यहाँ पर हंसने लगती है, यानी कि मिसेस डॉर्लिंग की बेटी, और वो कहती है कि मेरी माँ कहती है कि ये बहुत एंटिक है। एंटिक का मतलब है बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, प्राचीन थिंग्स हैं। वी हैव गॉट लॉट्स मोर, और हमारे पास ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं। एंड सी पॉइंटेड राउंड द रूम, उसने कमरे के चारों ओर इशारा किया। एंड सी फॉर योर सेल्फ, तुम खुद ही देख लो, यानी कि मिसेस डॉर्लिंग की बेटी नरेटर बता रही है। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, लेकिन नरेटर कहती है कि मुझे बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी कि मैं उसके हाथ का अनुसरण करूं, यानी कि वो जिस ओर अपने हाथ को चला रही थी और दिखा रही थी कि ये वस्तु है, तो मुझे वो देखने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये सारी वस्तुएं नरेटर की ही बिलोंगिंग थी, नरेटर की ही वस्तुएं थी। आई न्यू, मैं जानती हूँ, विच थिंग्स सी मीन्ट, जिन वस्तुओं की वो बात कर रही है उन सी मीन्ट उसका क्या मतलब है, किन वस्तुओं से मतलब है। नरेटर कहती है आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल। अब यहाँ पर नरेटर कहती है कि मैंने देखा कि जीवन जो है उस चाय की टेबल पर कितना शांत था। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ, मैंने अब एकदम से शांत जीवन पर देखा। टी टेबल, यानी कि जो चाय की जो टेबल थी उसके ऊपर जीवन कितना शांत था। एज आ चाइल्ड, एक बच्चे की भांति। आई हैड ऑलवेज फैंसिड द एप्पल ऑन द पॉटर प्लेट, और मैं सदा फैंसिड का मतलब है मैं पसंद करती थी एप्पल को खाना, यानी कि सेब खाना, उन पॉटर प्लेट्स पर, यानी कि जो कांसे की जो प्लेट थी उन पर मैं खाना पसंद करती थी। एंड वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग, और हम इसका हर चीज़ के लिए प्रयोग किया करते थे। नरेटर अब अपने, जब वो छोटी थी तो उसे याद आता है कि जब मिसेज एस के घर में, जब यानी कि नरेटर थी जो मिसेज एस की बेटी, तो उस समय पर उसे याद आता है किस तरीके से वो इस पॉटर प्लेट में एप्पल खाने की बहुत शौकीन थी। एंड वी यूज्ड इट फॉर एवरीथिंग, अब नरेटर कहती है कि हम इसका प्रयोग हर चीज़ के लिए करते थे। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, एक बार तो हमने उनमें भी खाना खाया जो दीवार पर प्लेट लटकी हुई थी, उन पर भी खाना खाया। आई वॉन्टेड टू सो मच, और मैं और भी अधिक चाहती थी, इतना अधिक। बट इट वॉज नॉट एनीथिंग स्पेशल, परंतु ये बात कोई विशेष नहीं थी। इट वॉज नॉट एनीथिंग स्पेशल, इनके बारे में कोई ज़्यादा स्पेशल ये कोई बात नहीं थी, क्योंकि नरेटर तो पहले ही इनमें खाना खा चुकी है। और जबकि यहाँ पर मिसेस डॉर्लिंग की बेटी बताती है कि उन्होंने भी कभी एक बार वहाँ पर जो दीवार पर लटकी हुई जो प्लेट हैं उनमें भी खाना खाया है। लेकिन यहाँ पर मैं आई वॉन्टेड टू सो मच, मैं और भी अधिक चाहती थी उनमें खाना। बट इट वाज नॉट एनीथिंग स्पेशल, लेकिन ये नरेटर के लिए यहाँ पर कोई ज़्यादा स्पेशल बात नहीं थी, क्योंकि वो ऑलरेडी ही इनमें खाना खा चुकी थी। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, मैंने पाया वहाँ पर जले का निशान टेबल क्लॉथ पर। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी, अब लड़की मेरी तरफ प्रश्न करते हुए देखती है, जैसे कि वो मेरे से कुछ पूछना चाहती हो। यस, हाँ, आई सेड, हाँ मैंने कहा। एंड यू गेट सो यूज टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स, हाँ तुम प्राय आदी हो जाते हो इन सभी वस्तुओं को छूना। इन द हाउस, यानी कि घर में, जबकि तुम इस घर में हर समय इन प्यारी वस्तुओं को छूती रहती हो। एंड यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर, और तुम मुश्किल से ही इनको देख पाती हो। यू, अब हम उन वस्तुओं की कदर करते हैं। ओनली नोटिस व्हेन सम मिसिंग, हम केवल तभी देखते हैं जब कुछ गायब हो चुका। जो वस्तुएं हमसे छूट जाती हैं हम उनके बारे में सोचना तब शुरू करते हैं कि काश हम ऐसा कर देते, या
वैसा कर देते, या हमें उनकी केयर करनी चाहिए थी। बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड, क्योंकि इसे रिपेयर किया जाना था। बिकॉज यू हैव लेंट इट, या तुमने इसे उधार दिया हो। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए यानी कि अब हम वस्तुओं को हम कब केयर करते हैं, या तो कुछ वस्तुएं हमसे मिस हो जाए तब हम सोचते हैं कि उसमें थोड़ा कटा हुआ निशान था उसको, या बर्न मार्क था, इसे रिपेयर करना था। तो हम उनकी कीमत तब महसूस करते हैं जब वो हमारे सामने होती हैं, तो हम उन वस्तुओं की तरफ ध्यान नहीं देते। उदाहरण के लिए, या हम किसी को कोई चीज़ उधार दे देते हैं तो हम उन वस्तुओं की, या किसी से अगर वस्तुएं कोई उधार लें तो उस वस्तु की हम कदर करते हैं। अगेन आई हर्ड द वॉइस, एक बार मैंने फिर दोबारा से अपनी आवाज़ के उस अप्राकृतिक साउंड को, ध्वनि को सुना। एंड आई वेंट ऑन, और मैं अब कहती गई। आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी, मुझे याद है कि एक बार मेरी माँ ने मुझसे कहा, इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर। अब यानी कि मिसेज एस की बेटी जो है, नरेटर है, वो मिसेज डॉर्लिंग की बेटी को बताती है कि मुझे याद है कि एक बार मेरी माँ ने मुझे कहा था कि इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, कि क्या मैं मदद करूं उन जो चांदी के जो बर्तन थे उन पर पॉलिश करने में। यानी कि मुझे याद है कि मेरी माँ ने, यानी कि नरेटर की मदर जो मिसेज एस है, उसने एक बार नरेटर से कहा कि उसकी वो मदद करवा दे उन बर्तनों पर पॉलिश करने में, जो चांदी के बर्तन थे। इट वाज अ वेरी लॉन्ग टाइम एगो, लेकिन ये बहुत लंबे समय हो गया, इस बात को बहुत लंबे समय पहले की बात है। एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे, और परहैप्स शायद मैं उस दिन बहुत ज़्यादा हो गई थी, यानी कि परेशान हो गई थी। दैट डे, उस दिन, और शायद आई हैड टू स्टे एट होम, क्योंकि मुझे उस दिन घर पर रहना था, और घर पे रह कर के मैं बोर हो गई थी, परेशान हो गई थी। बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार थी। एज सी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, इससे पहले उसने मुझसे कभी भी नहीं कहा। अब यानी कि वो बोर हो रही थी कि उसका मन लग जाए, क्योंकि वो बीमार है, तो इसलिए मिसेज एस ने अपनी बेटी को कह दिया कि वो इन सिल्वर के बर्तनों पर पॉलिश करने में मदद करे। आई आस्क हर विच सिल्वर, और मैंने अपनी माँ से पूछा, यानी कि नरेटर कहती है कि मैंने मिसेज डॉर्लिंग से, यानी कि अपनी माँ से पूछा कि विच सिल्वर, कौन सी चांदी के बर्तन। एंड सी रेप्लाइड, उसका मतलब उसने उत्तर दिया, सरप्राइज, और वो बड़ी आश्चर्य में पड़ गई, दैट इट वाज द स्पून्स। तो उसने बताया, यानी कि नरेटर की मदर ने, मिसेज एस ने नरेटर को बताया कि ये चांदी की चम्मचें हैं, फॉर्क चाकू हैं, नाइव्स एंड कांटे, फॉर्क्स कांटे हैं, नाइव्स चाकू हैं। ऑफ कोर्स, वास्तव में, एंड दैट वाज द स्ट्रेंज थिंग, ये एक बहुत बड़ी अजीब बात थी कि आई डिडेंट नो, मैं नहीं जानती थी, द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वाज सिल्वर, कि जिस कटलरी में, यानी कि रसोई के जो सामान होते हैं, जैसे फॉर्क है, नाइफ है, इनको हम कटलरी में काउंट करते हैं, कि इनमें प्लेट है, कि इनमें हम रात दिन खाना खाते हैं, वो ये सिल्वर की थी। ऐसा नरेटर को बड़ा सरप्राइज हुआ कि वो इनके बारे में नहीं जानती थी। द गर्ल लाफ्ड अगेन, लड़की फिर दोबारा से हंसने लगी, यानी कि मिसेज डॉर्लिंग की बेटी अब हंसने लगी। आई बेट यू डोंट नो इट इज़ आइदर, कि मैं तुमसे शर्त लगा सकती हूँ कि तुम ये नहीं जानते। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, मैंने बड़ी उत्सुकता के साथ उस लड़की की तरफ देखा। एंड वट वी ईट विद, यानी कि जिनमें हम खाते हैं। सी आस्क्ड, उसने कहा, यानी कि अब उसने कहा कि शायद तुम उन प्लेटों के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, हम खाते हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये सारी वस्तुएं ही नरेटर की हैं, कि जो लड़की आई है उसी के घर से वो सारी वस्तुएं लाई गई हैं उसकी मदर के द्वारा। एंड व्हाट वी एट विद, जिनके साथ हम खाते हैं, जिसमें हम खाते हैं। सियास को उसने पूछा कि मैं शर्त लगा सकती हूँ कि तुम इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती। वेल डू यू नो, बहुत अच्छा, तो क्या तुम जानती हो। सी हेजिटेटेड, वो हिचकिचाई। एंड सी वॉक टू द साइड बोर्ड, अब वो चल कर के बराबर वाली अलमारी में गई, मिसेज डॉर्लिंग की बेटी। एंड वॉन्टेड टू ओपन अ ड्रॉर, और वो ड्रॉर को खेलना। सी हेजिटेटेड, वो हिचकिचाई, यानी कि यहाँ पर नरेटर हिचकिचाती है, और वो जाकर के साइड, यानी कि बराबर में जो अलमारी रखी हुई है उसको वो खोलना चाहती है। वांटेड टू ओपन अ ड्रॉर, और वो उसका जो ड्रॉर है उसको भी खोलना चाहती है। आई लुक, मैं देखूंगी। इट्स इन हेयर, कि ये यहाँ है। आई जंप्ड अप, यानी कि मैं
गई एंड आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, और मैं अब वहाँ से उछल करके खड़ी हो गई। मैं जल्दी से, जैसे हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में खड़े होना, मैं तो टाइम को ही भूल गई। यानी कि नरेटर कहती है कि वो चाहती थी कि वही साइड बोर्ड के पास जाए और वहाँ उसे खोले उसके ड्रॉर को, और वो उन्हें देखना भी चाहती थी, लेकिन अब वो अचानक पता नहीं क्या हुआ कि नरेटर वहाँ से उछल के खड़ी होती है और आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, मैं तो समय को ही भूल गई थी। नरेटर कहती है आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मुझे अवश्य ही अपनी ट्रेन पकड़नी चाहिए। एंड सी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर, अभी भी उसका हाथ ड्रॉर पर था। एंड डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर, क्या तुम मेरी माँ के लिए इंतज़ार करना नहीं चाहती? एंड नो आई मस्ट गो, अब यहाँ पर नरेटर कहती है कि नहीं, मुझे जाना होगा। एंड आई वॉकड टू द डोर, और अब मैं चल कर के दरवाजे पर गई। एंड द गर्ल पुल्ड द ड्रॉर ओपन, अब लड़की ने उस ड्रॉर को, जिस पर उसका हाथ था अभी, उसको खींच करके खोला। आई कैन फाइंड माई ऑन वे, और आई कैन फाइंड माई ऑन वे, अब मैं अपना जो तरीका था उसको जान गई थी। यानी कि अब मुझे क्या करना था, मैं ये मुझे मिल गया वो जरिया। एज आई वॉक डाउन द पैसेज, जब मैं पैसेज यानी कि गलियारे से जब मैं उतर कर के नीचे आ रही थी, आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ द स्पून एंड फॉर्क, अब यानी कि जब जैसे गैलरी थी जो उस कमरे के बाहर, यानी कि दरवाजे से पहले, उसमें से जब वो आ रही थी, बाहर आ रही थी नरेटर, तो नरेटर कहती है कि मैंने सुना जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फॉर्क, और अब चाकू और जो चम्मचें हैं उनके आपस में टकराने की जो खड़खड़ की जो आवाज़ थी उसको मैंने सुना, खनखनाहट को सुना। एंड एट द कॉर्नर ऑफ द रोड, और जब मैं रोड के कॉर्नर तक, उस पैसेज से निकल कर के रोड के कॉर्नर तक पहुंच गई, आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट, और मैंने नेम प्लेट की तरफ फिर दोबारा से देखा, उस पर लिखा था मार्कोनी स्ट्रीट। इट सेड आई हैड बीन एट नंबर 46, अब मैं नंबर 46 पर ही थी और मार्कोनी स्ट्रीट में थी, क्योंकि उस नंबर प्लेट पर लिखा हुआ था, नेम प्लेट पर। द एड्रेस वाज करेक्ट, और पता जो था वो बिल्कुल सही था। बट नाउ आई डिडंट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर, परंतु अब मैं ज़्यादा अधिक याद करना इसको नहीं चाहती थी। आई वुड नॉट गो बैक, मैं अब वापस भी इस एड्रेस पर नहीं जाना चाहती थी। देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी विद द फेमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम इंस्टेंटली लूज देयर वैल्यूज़। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर वो कहना चाहती है नरेटर कि मैं वापस भी नहीं जाना चाहती थी उस एड्रेस पर। देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट दैट, यानी कि वे वस्तुएं जो आर लिंक्ड इन योर मेमोरीज, जो जुड़ी हुई हैं तुम्हारी याददाश्त के साथ, विद द फेमिलियर लाइफ, तुम्हारे परिचित जीवन के साथ, और फॉर्मर टाइम, पहले के समय से, इंस्टेंट वैल्यूज़, तो वो सारी जो वस्तुएं हैं वो वैल्यू को डीवैल्यूड कर देती हैं, अपनी वैल्यू को खो देती हैं तुरंत ही। जब वैन सर्व फ्रॉम देम, वैन जब सीवर्ड फ्रॉम देम, उनसे वो कांपने लगती है। एंड यू सी देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग, यानी कि जिन वस्तुओं को तुम बहुत प्यार करते हो और वो वस्तुएं उस एक विचित्र से वातावरण में पड़ी हों, और जिनको देख कर के अपनी पुरानी यादें आती हों, तो वो उनको देख कर के सीवर्ड, कांपने लगती है। और फिर दोबारा से, यानी कि अब वो देखती है कि वे सब अजीब वातावरण में पड़ी हुई हैं, तो उसको देख कर के पुरानी यादें आने लगी और वो दुखी ज़्यादा होने लगी। तो अब वो कहती है कि ये वस्तुएं अपनी जो है वैल्यू को खो देती हैं, जो उनकी कीमत पहले थी अब उनकी कीमत नहीं रहती उसकी नज़रों में। अब यहाँ पर नरेटर वही कहना चाहती है कि मैंने अब पुरानी चीज़ों को देखा जो मुझसे जुड़ी हुई थी, जो मेरे पहले के जीवन से, पुराने बहुमूल्य समय से जुड़ी हुई थी। अचानक उन वस्तुओं ने अपनी कीमत को डीवैल्यूड कर दिया, यानी कि अपनी कीमत को खो दिया। क्यों खो दिया? क्योंकि अब उसे वो पसंद नहीं था कि वो उन वस्तुओं को दोबारा देखे। यू सी दैम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स, जब तुम उन वस्तुओं को एक विचित्र वातावरण में देखते हो। एंड व्हाट शुड आई हैव डन विद दैम, और अब मुझे उन वस्तुओं से क्या लेना देना, या मैं उनके व्हाट शुड आई हैव डन विद दैम, मुझे उनसे कुछ भी लेना देना नहीं है। इन अ स्मॉल रेंटेड रूम, और या मैं अब उनका क्या करूँगी उन वस्तुओं का उस छोटे से किराए के कमरे में। वेयर द श्रेड्स ऑफ द ब्लैक आउट पेपर स्टिल हैंग अलोंग द विंडो, जहाँ पर खिड़कियों के साथ अभी भी जो ब्लैक आउट के जो पेपर हैं उसके जो छोटे छोटे चिथड़े हैं वो अभी भी
वहाँ पर लटके हुए हैं। अब स्टूडेंट, नरेटर जो है एक रेंट के कमरे में, अपने घर में ना रह कर के एक किराए के कमरे में रहती है जहाँ एक छोटा स्पेस है। उसके पास उन वस्तुओं को वापस ला कर के वहाँ डेकोरेट करने और सजाने के लिए उसके पास ना तो पैसा है और ना ही वहाँ पर ऐसा उसके लिए कोई जगह है जहाँ पर उनको वो रख के। एक स्मॉल छोटा सा उसके पास रेंटेड किराए का एक कमरा है और अब उसमें भी जो है अभी खिड़की पर तो अभी भी वहाँ पर ब्लैक आउट के पेपर, यानी कि युद्ध के समय में जो हुए थे उस समय के जो कागज़ की कटिंग्स वहाँ पर अभी भी लटकी हुई हैं, या तो ये कह सकते हैं खिड़कियों पर नो मोर देन अ हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉर। और वहाँ पर जो उस तंग टेबल ड्रॉर में उन, यानी कि नो मोर, कोई ज़्यादा उसमें जो उसके पास एक तंग टेबल ड्रॉर है उसमें सिवाय एक मुट्ठी भर कटलरी, यानी कि जो फॉर्क है, नाइफ़ है या एक प्रकार से स्पून है, वो उन वस्तुओं को जितना एक मुट्ठी में भर सकती है केवल वही उस ड्रॉर के अंदर आ सकती हैं और इससे ज़्यादा वो उनको रख भी नहीं सकती क्योंकि वस्तुएं बहुत ज़्यादा थीं और उसके पास इतनी जगह है नहीं जिनमें वो इनको स्टोर कर सके। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस। अब नरेटर कहती है कि मैंने यही निश्चय किया कि मुझे उस एड्रेस को भूल जाना चाहिए। ऑफ ऑल द थिंग, उन सभी वस्तुओं को आई हैड टू फॉरगेट, मुझे भूलना होगा, दैट वुड बी द इजीएस्ट, जो कि बहुत आसान था। अब नरेटर ने यही निष्कर्ष निकाला कि मुझे उस एड्रेस को भूल जाना चाहिए और उन सभी वस्तुओं को मुझे भूलना होगा, एंड दैट वुड बी द इजीएस्ट, और वही अच्छा होगा। क्योंकि स्टूडेंट अगर वो यहाँ पर स्टिक रही अपनी पास्ट मेमोरीज से और उन्हीं को याद करती रही तो सी कांट स्ट्रगल इन लाइफ और सी कांट गेट सक्सेस इन हर लाइफ। तो वो अपने जीवन में आगे अग्रसर नहीं हो पाएगी, उस अतीत को साथ ही चिपकी रहेगी, अतीत को याद करती रहेगी, तो वो अपनी जो सक्सेस है, सफलता है, उसको वो प्राप्त नहीं कर सकती और वो हमेशा जीवन भर दुखी रहेगी। स्टूडेंट्स, आई होप दैट you have understood it very well or learnt it very well. If you have learnt it very well, kindly like and subscribe my channel Khushinder Sir Classes. Thank you and have a nice day, students.